दोस्तों, इस कहानी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, जहां हमने देखा था कि एरिस और रीचल के मोहब्बत की कहानी एक विंडो से शुरू होकर ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां वो दो जिस्म एक जान बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका हर फैसला किसी न किसी का दिल तोड़ रहा था। योशी के मरने के बाद एरिस रीचल से गुस्सा होकर स्कॉटलैंड वापस चला गया था और उसने सोच लिया था कि अब वो रीचल से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था। रीचल अब ग्रेगरी के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी और उनकी नजदीकियों में कोई फासला नहीं था। रीचल और एरिस भले ही एक दूसरे से दूर हो चुके थे, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार जिंदा था। ग्रेगरी रीचल से बहुत प्यार करता है और अब वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अब हम देखते हैं रीचल एक पब्लिशर से मिलने आई होती है, क्योंकि योशी ने अपनी मौत से पहले रीचल का नोवेल पब्लिशर को भेज चुका था। अब वो नोवेल पब्लिश होने के लिए तैयार था। पब्लिशर रीचल से कहती है कि बुक्स प्रिंटिंग हो चुकी है और हम इसे इंटरनेशनल बुक डे पर लॉन्च करने वाले हैं। अब तुम्हें इसका अगला पार्ट लिखना शुरू कर देना चाहिए। और हमारी कंपनी 31st नाइट को न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। वहाँ सब लोग होंगे, इसलिए एरिस को साथ में जरूर लाना। अगर नोवेल के कैरेक्टर सामने आएंगे तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर वो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि दोनों को अलग हुए कई दिन बीत चुके हैं। रीचल अपना नोवेल अपने सबसे प्यारे दोस्त योशी को डेडिकेट करती है। जब उसके दोस्त ये देखते हैं तो उनकी आंखों में नमी और होठों पर खुशी होती है और सब मिलकर उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद घर आकर रीचल अपने लैपटॉप के सामने बैठती है और नोवेल के अगले पार्ट को लिखना शुरू करती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। उसके दिल और दिमाग के बीच एक खामोश लड़ाई चल रही थी। तभी बाहर से एक आवाज सुनाई देती है तो विंडो से देखने पर वहाँ एरिस खड़ा था। वो बहुत दिनों के बाद क्रिसमस की हॉलीडे पर घर आया था और रीचल से बात करने की कोशिश करता है, पर उनके बीच अब वैसा कनेक्शन नहीं था। वो कहता है, योशी के साथ जो हुआ मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। पर रीचल उन बातों का जवाब न देते हुए हैप्पी हॉलीडेज कहकर विंडो बंद कर देती है। एरिस की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी और रीचल की खामोशी उसे सता रही थी। फिर शाम को जब रीचल ग्रेगरी के साथ क्रिसमस की शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसकी नजर एरिस और उसकी गर्लफ्रेंड वेरा पर पड़ती है। ये देखकर ग्रेगरी कहता है, चलो उनसे जाकर बात करते हैं, लेकिन रीचल मना करने लगती है। फिर ग्रेगरी जिद करके उनसे जाकर मिलता है। वो जैसे अजनबियों की तरह मिलते हैं और वेरा मुस्कुराकर रीचल से कहती है, अब मैं एरिस के घर पर ही रह रही हूँ और हम जल्द ही स्कॉटलैंड जाकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ये सुनकर रीचल शांत दिखने की कोशिश करती है। फिर वहाँ से निकलते वक्त वो बार बार मुड़कर एरिस को देखती है, जैसे कोई बात उसे सता रही हो। क्रिसमस के मौके पर सभी बहुत खुश थे, जहाँ एरिस का घर अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था। आर्टेमिस और क्लाउडिया का रिश्ता भी ठीक हो चुका था और उनके घर में अब एक नन्हा मेहमान आने वाला था। वहीं रीचल को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। इस दौरान उसे पता चलता है कि उसकी माँ इस क्रिसमस को अपने बॉयफ्रेंड रोबेटो के साथ उसी के घर में सेलिब्रेट करने वाली है और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब रात में सबके सो जाने के बाद रीचल दोबारा लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल अब एरिस की खामोशी में उलझ चुका था। वो खुद को रोक नहीं पाती और एरिस को एक मैसेज करती है। एरिस भी मैसेज का रिप्लाई करता है और फिर दोनों विंडो से झांक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के बीच जैसे जज्बातों का सैलाब बह रहा था, लेकिन वो खामोश थे। तभी अचानक ग्रेगरी कमरे में आ जाता है और कहता है, कल सुबह हम कहीं घूमने चलेंगे और एक साथ समय बिताएंगे। लेकिन रीचल मना कर देती है, क्योंकि वो एक शॉप पर काम करती है और नोवेल भी लिखना है, इसलिए वो बहुत बिजी है। ये सुनकर ग्रेगरी रीचल को रिलैक्स कराने की कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उधर एरिस भी वेरा के पास जाता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन दोनों अपने दिल में दबे जज्बात में खोए हुए थे। रीचल को ग्रेगरी की बाहों में भी एरिस की मौजूदगी महसूस हो रही थी और एरिस भी वेरा में कहीं रीचल को ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही सच्चाई की हवा दिल पर लगी तो समझ आया कि ये बस दिलों का एहसास था। अगली शाम ग्रेगरी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहां उनके सारे दोस्त और रीचल की बेस्ट फ्रेंड डेनियला भी आती है। लेकिन ग्रेगरी ने बिना रीचल को बताए एरिस और वेरा को भी इनवाइट कर लिया था। रीचल जब दरवाजा खोलकर उन्हें देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ग्रेगरी ने उन्हें इसलिए बुलाया ताकि रीचल अपनी पुरानी यादों से थोड़ा ओवरकम कर सके और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। उनके अंदर जाने के बाद रीचल ग्रेगरी से गुस्सा करने लगती है और कहती है, इन्हें बुलाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? लेकिन ग्रेगरी उसे फिर से समझाकर अंदर ले जाता है। इसके बाद सब लोग डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं, पर रीचल को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तभी ग्रेगरी की बहन एना वहाँ से चुपचाप उठकर रीचल के कमरे में जाती है और देखती है कि रीचल ने अभी भी एरिस और उसकी तस्वीर छुपाकर रखी है। दरअसल एना योशी को बहुत चाहती थी और अब तक उसकी दी हुई अंगूठी पहनी होती है और आज भी योशी की मौत की जिम्मेदार वो रीचल को मानती है। अब डिनर करने के बाद सभी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, जहाँ वेरा एरिस को एक नई घर की चाबी देती है, जहाँ दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। और ग्रेगरी रीचल को उसके पसंद का एक किताब देता है, लेकिन रीचल बार बार एरिस और वेरा को देखे ही जा रही थी। इसके बाद सब लोग एक क्लब में जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस दौरान डांस करते हुए रीचल और एरिस एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके जज्बात फिर से जिंदा हो रही हों। वहीं एना काफी उदास लग रही थी तो ग्रेगरी जाकर उसे समझाता है कि तुम्हें योशी की यादों से बाहर आकर लाइफ में आगे बढ़ना होगा। उस रात योशी तुमसे ही मिलने के लिए लाइट हाउस जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें रीचल का कोई दोष नहीं था।
पर एना ये सब सुनने को तैयार नहीं होती। अब पार्टी खत्म होने के बाद रीचल को बहुत चढ़ जाती है तो ग्रेगरी उसे उसके कमरे में ले जाता है। लेकिन जाते जाते जब उसकी नजर रीचल के लैपटॉप पर पड़ती है जिसमें नोवेल के कुछ पेजेस लिखे हुए थे, उसमें एरिस के लौट आने की बात और वो सारे एहसास जो रीचल अपनी जुबान पर नहीं ला पा रही थी, वो सब कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर उसे एहसास हो जाता है कि रीचल का दिल अब भी एरिस के लिए धड़क रहा है और वो आज भी उससे प्यार करती है। दूसरी तरफ एरिस अपनी गर्लफ्रेंड वेरा की बातें सुन रहा था, जहां वेरा उससे चुप कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड डिएगो से मिलने का प्लान बना रही थी। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां ग्रेगरी और रीचल स्केटिंग करने निकले होते हैं। इस दौरान ग्रेगरी रीचल से कहता है, तुमने नोवेल अब तक जितना लिखा है मैंने वो पढ़ लिया है। रीचल कहती है कि वो सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ग्रेगरी समझ जाता है कि रीचल अब भी एरिस से प्यार करती है और उसने जानबूझकर लैपटॉप ओपन रखा ताकि वो ये सब कुछ पढ़ ले। फिर वो रीचल से पूछता है, क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? रीचल इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती, जिससे ग्रेगरी और कोई सवाल किए बिना वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात के समय देखते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और रीचल अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद वो एरिस की दी हुई वो पुरानी लॉकेट वापस पहन लेती है जो उसने एरिस से दूर होने के बाद उतार दिया था। फिर वो डरते हुए जाकर विंडो खोल देती है। कुछ देर बाद हम एरिस को देखते हैं जो उसी विंडो से अंदर आ जाता है। रीचल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। एरिस धीरे धीरे से उसके करीब आता है और उसके गले में वो लॉकेट देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। बाहर तेज बारिश चल रही थी और अंदर तूफान चल रहा था और ये मोमेंट उनके लिए बहुत ही खूबसूरत थी। अगली सुबह एरिस पूछता है, क्या इसके बारे में ग्रेगरी को बताओगी? तो रीचल कहती है कि ग्रेगरी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद एरिस अपने घर लौट जाता है जहां उसके पिता और आर्टेमिस बताते हैं कि उनकी अल्फा कंपनी लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन वेरा की फैमिली की एगारमेक्स कंपनी ने एक डील साइन की है जिससे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एरिस से कहते हैं कि वेरा उसके लिए बहुत लकी है और उनके साथ रिश्ता जोड़ने से वो बहुत खुश हैं। अब एरिस फंस चुका था क्योंकि एक तरफ परिवार की खुशी तो दूसरी तरफ रीचल का प्यार वापस मिल चुका था। इसके बाद रात होते ही एरिस रीचल का वाईफाई पासवर्ड फिर से हैक करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि रीचल ने उसमें लिखा है, मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये पढ़ते ही एरिस की सभी टेंशन खत्म हो जाती है और वो वक्त बर्बाद किए बिना सीधा रीचल के पास चला जाता है और यहीं से उनका सीक्रेट रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाता है। अब वो सबसे चुप चुप कर मिलने लगते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। वो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं और जब जहाँ मिलते हैं वहीं पर शुरू हो जाते हैं। दोनों पूरी तरह फिर से एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन शाम के समय एना की नजर अचानक रीचल और एरिस पर पड़ती है जहां दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे रीचल पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर घर जाकर ये बात वो अपने भाई को बताती है तो ग्रेगरी उसे गले लगाकर बहुत दुखी होता है। इसके बाद अगले दिन आर्टेमिस को देखते हैं जो क्लाउडिया और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नया घर खरीदता है। वो कहता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा, लेकिन क्लाउडिया इस बात से नाराज होती है कि आर्टेमिस अपने अमीर परिवार से उसे दूर कर रहा है। आर्टेमिस भी मजबूर था क्योंकि उसके परिवार वाले अभी भी क्लाउडिया को ठीक से नहीं अपना रहे थे। दूसरी तरफ एना को देखते हैं जो रीचल की शॉप पर टेडी खरीदने के बहाने जाती है और उसका हाल चाल पूछकर एरिस के बारे में भी पूछती है कि वो कैसा है। रीचल कुछ खास जवाब नहीं देती तो वो कहती है कि एरिस को इस तरह तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर बिना कुछ और कहे शॉप से निकल जाती है और उस टेडी को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर रीचल के घर जाने के बाद एरिस एक गिफ्ट लेकर उससे मिलने आता है तो वो रोने लगती है कि तुम हर बार की तरह आज भी सबसे छुपाकर मुझे गिफ्ट दे रहे हो। मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती। अब समय आ गया है तुम्हें वेरा और मुझ में से किसी एक को चूज करने का। तुम जो भी डिसीजन लोगे मुझे मंजूर है। ये कहकर वो रोने लगती है। अब उनके बीच एक ऐसा सिचुएशन बन चुका था जिससे वो चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे थे। एरिस उलझन में पड़ चुका था कि वो अपनी फैमिली को कैसे मनाए क्योंकि रीचल एक गरीब परिवार की लड़की है। वहीं रीचल थोड़ी देर बाद एना को एक थैंक यू मैसेज भेजती है और साथ ही पब्लिशर की न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए इन्वाइट भी करती है। फिर 2 दिन बाद 31st नाइट के मौके पर एरिस और वेरा की फैमिली डिनर पार्टी पर मिलती है। सब बहुत खुश हैं कि उनकी फैमिली अब एक होने वाली है जिससे उनकी कंपनी का भी बहुत फायदा होगा। लेकिन तभी आर्टेमिस को कॉल आता है कि क्लाउडिया हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर वो निकलने वाला होता है लेकिन उसके डैड मना करने लगते हैं कि ये डिनर उनकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल क्लाउडिया एक गरीब परिवार से है इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन आर्टेमिस गुस्से में कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए आपसे बेहतर पिता बनूंगा और फिर अकेले ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर एरिस अब वेरा के सामने सब कुछ क्लियर कर देना चाहता है इसलिए उसके पास जाकर कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड डिएगो को चाहती हो और ये तुम भी जानती हो कि मैं रीचल के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वेरा कहती है मेरे मॉम डैड कभी भी डिएगो जैसे लड़के को नहीं अपनाएंगे इसलिए जो हो रहा है वो होने देते हैं। तुम रीचल से मिलते रहना, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन एरिस कहता है कि हम उनकी खुशी के लिए इस तरह नहीं जी सकते। अगर हम साथ मिलकर अपने अपने परिवार को सच बता दें तो शायद वो मान जाएंगे। वेरा भी इस बात पर एग्री होती है और बात करने के लिए दोनों अंदर जाते हैं। लेकिन सबके सामने
जाने के बाद वेरा डर कर कुछ नहीं कह पाती और बात बदल देती है। ये देखकर एरिस का हौसला भी टूट जाता है और फिर सॉरी कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रिश्तों के सारे पन्ने बुरी तरह उलझ चुके थे। न्यू ईयर के मौके पर कोई बहुत खुश था तो कोई बहुत ज्यादा दुखी। इधर रीचल डेनियला के साथ पब्लिशर की न्यू ईयर पार्टी में पहुंचती है। एना भी वहां आकर उनसे मिलती है और पार्टी में सब मस्ती करते हुए डांस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद रीचल अपना फोन कुछ देर के लिए एना के पास छोड़कर वॉशरूम चली जाती है, लेकिन उसी वक्त एरिस का मैसेज आता है कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए अभी सेमेट्री के पास आकर मिलो। पर ये मैसेज एना पढ़ लेती है और डिलीट करने के लिए फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। वो नहीं चाहती थी कि रीचल और एरिस एक हों, इसलिए रीचल के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देती है। वहीं रीचल वॉशरूम से लौटकर जब एरिस का मैसेज पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी होती है और जाने से पहले पूरी ड्रिंक पीकर उससे मिलने निकल पड़ती है। लेकिन दवाई का असर बहुत जल्दी हो जाता है और बाहर निकलते ही वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर एरिस बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा होता है। उस बीच वेरा का मैसेज आता है कि मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हो सके तो एयरपोर्ट पर मिलने आ जाना, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन एरिस कुछ भी बिना सुने सारी रात रीचल का इंतजार करता है, पर वो नहीं आती। अब उसे लगता है कि रीचल अब कभी नहीं आएगी, इसलिए सुबह होते ही जब वो एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला होता है तभी रीचल की माँ से उसकी मुलाकात होती है। वो बताती हैं कि रीचल पब्लिशर की पार्टी से अभी तक घर नहीं लौटी है। ये सुनकर वो कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर रीचल अभी भी बेहोश पड़ी थी और तभी फोन की आवाज सुनकर उसे थोड़ी सी होश आती है। वो कॉल उठाती है पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। एरिस समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत लोकेशन ट्रैक करके उसकी ओर निकल पड़ता है। वहीं रीचल जैसे तैसे उठती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच एरिस भी वहाँ पहुँच जाता है और रीचल को देखकर उसे आवाज देने लगता है, लेकिन तभी रीचल का पैर फिसलकर वो सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। ये देखकर एरिस बिना एक पल देरी किए जल्दी से पानी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से उसे ऊपर ले आता है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी और पानी में क्लोरीन की वजह से एरिस को भी एलर्जी होने लगती है। लेकिन हालत खराब होने से पहले सीपीआर देकर वो रीचल को होश में ले आता है, पर अब उसकी सांसें भी धीमी पड़ने लगती हैं और फिर दोनों पुल के किनारे एक दूसरे से लिपटे हुए बेहोश हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में एरिस की आंख खुलती है और उसे नर्स से पता चलता है कि उसे 5 दिन बाद होश आया है। उससे रीचल के बारे में पूछने पर वो कुछ नहीं बता पाती तो वो रीचल को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो समझ रहा था कि शायद उसने रीचल को हमेशा के लिए खो दिया है। बाहर निकलकर उसे क्लाउडिया मिलती है तो उससे भी रीचल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मैं तो बस वॉशरूम गई थी। एरिस पलटकर रीचल को देखता है और दौड़कर उसे सीने से लगा लेता है। सब कुछ जैसे एक लम्हे में थम जाता है और वो एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वेरा भी अपने बॉयफ्रेंड डिएगो के साथ दुनिया के सामने लाकर खुलकर जीने लगी थी और इतना कुछ होने के बाद भी वेरा की फैमिली एरिस के डैड की कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगी है। रीचल का नॉवेल साल का बेस्ट सेलर बन जाता है और सब उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। वो सबको बताती है कि कितनी मुश्किलों के बाद उसने अपने प्यार को वापस पाया है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो पूरे देश भर में फेमस हो जाती है और फिर एक दिन एना आकर उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। ये सुनकर रीचल उसे मुस्कुराकर गले लगा लेती है। दूसरी ओर आर्टेमिस को एक बेटी हुई थी और अब उसकी फैमिली ने क्लाउडिया को पूरी तरह अपना लिया था। इसके बाद रीचल अपने नॉवल की एक कॉपी उस जगह पर ले जाकर रखती है जहां योशी का एक्सीडेंट हुआ था। ये उसके लिए एक इमोशनल मोमेंट थी क्योंकि उसी की वजह से रीचल इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंच पाई है। अब आखिर में 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहां रीचल और एरिस एक साथ स्कॉटलैंड में शिफ्ट हो गए थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि एक विंडो से शुरू हुई उनकी मोहब्बत की कहानी इतने उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस कहानी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीसरा पार्ट भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।